नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया की बात में। मैं अभिसार और मेरे साथ हैं प्रज्ञा और उर्मिलेश। और आज जो 3 मुद्दे हम आपके सामने लेकर आए दोस्तों, वो कौन कौन से मुद्दे हैं? मुद्दा नंबर 1, राहुल गांधी का पनौती वाला बयान, जिसपे चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस जारी कर दिया है, मगर मजाल है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जहरीले बयानों पर चुनाव आयोग अपने कुंभकर्णी नींद से जागे। मुद्दा नंबर 2, वर्ल्ड कप फाइनल में भारत की हार, मगर भाजपा उस पर भी राजनीति कर रही है। कपिल देव को नहीं बुलाया इन्होंने। मुद्दा नंबर 3, बलात्कारी राम रहीम को पैरोल मिल गया है, इस बार 21 दिन का। और यह बताया जा सकता है कि पिछले जब से उसे सजा मिली है तब से कम 8 बार भाजपा ने पैरोल दिया इस व्यक्ति को। यह महिला सम्मान है। मगर हम शुरुआत करना चाहेंगे पनौती विवाद से। यह ना भूलें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह तक कह दिया था कि कमल का बटन ऐसे दबाओ कि कांग्रेस को फांसी लग जाए। एक भड़काऊ बयान। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, किरोड़ी लाल मीणा और गौरव भाटिया, इनके ट्वीट्स देखिए आपके स्क्रीन पर। यहां देखिए किस तरह से एक व्यक्ति कन्हैया लाल को मार रहा है, उसका कार्टून है। और यहां पर देखिए एक और, जहां एक सिलाई मशीन को दिखाया गया है, खून से सनी हुई सिलाई मशीन। क्या कन्हैया लाल के खिलाफ किसी ने रैली निकाली थी? क्या उन 2 आतंकवादियों का समर्थन कांग्रेस ने किया था, या मुस्लिम समुदाय ने उनका समर्थन किया था? नहीं किया था ना। तो फिर भाजपा इस मुद्दे के जरिए क्यों भड़का रही है और चुनाव आयोग खामोश है? उन्होंने राहुल गांधी को उल्टा नोटिस जारी कर दिया है। प्रधानमंत्री के तमाम बयानात पर ये लोग खामोश हैं। तो क्या है इस मुद्दे का पंच? शुरुआत करना चाहेंगे उर्मिलेश से। देखिए, देश का निर्वाचन आयोग एक न्यूट्रल एम्पायर की जो भूमिका है वो बिल्कुल खो चुका है। आश्चर्यजनक यह है कि 10 साल में मैं जब काउंट करता हूं, जब मैं गिनता हूं, तो मुझे याद नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के खिलाफ कभी भी इस तरह की कोई कार्रवाई वो करता है। लेकिन अपोजिशन में जब कभी कोई किसी ने थोड़ी बहुत भी बात कह दी, मैं किसी की इस तरह की विवादास्पद बात को अप्रूव नहीं करता, लेकिन सिर्फ विपक्ष के खिलाफ नोटिस डालना मुझे लगता है निर्वाचन आयोग के लिए अशोभनीय है। प्रज्ञा, क्या है इस मुद्दे का पंच? अभिसार, इसमें तो ये साफ नजर आता है कि इलेक्शन कमीशन ऑपोजिशन के खिलाफ एक्शन लेने में बहुत तत्पर है। ये बात सही है कि राहुल गांधी को जरूरी नहीं है, किसी भी दूसरी पार्टी के नेता के लिए जरूरी नहीं है कि वो अपने स्तर को उसी स्तर पे लाए जो भाजपा के नेता का स्तर है। लेकिन फिर भी ये बात सही है कि इलेक्शन कमीशन को एक न्यूट्रल बॉडी की तरह ऑपरेट करना चाहिए, जो हमें नहीं नजर आता है। इस मुद्दे पर मेरा पंच ये है, और एक ही पंक्ति में मैं कहना चाहूंगा, शेम ऑन इलेक्शन कमीशन। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कि चुनाव आयुक्तों के चुनाव में एक प्रधानमंत्री होंगे, एक नेता विपक्ष और एक खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और इसीलिए भाजपा सरकार ने उसे पलट दिया था, ताकि ऐसे हालात में उसका पक्षपात साफ तौर पर दिखाया जाए और दिखे, जो अपने आप में बहुत शर्मनाक है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने न जाने क्या क्या कहा है, मगर उस पर खामोशी बनी हुई है। उर्मिलेश जी, सबसे शॉकिंग, जैसे मैंने अभी अभी अपने दर्शकों को दिखाया, किरोड़ी लाल मीणा का ये ट्वीट, गौरव भाटिया का ये ट्वीट, ये लोग तो लगातार एक हिंसक घटना के बारे में बात कर रहे हैं, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उसे पेश कर रहे हैं, भड़का रहे हैं। प्रधानमंत्री भी जब वोट मांगते हैं तो फांसी जैसे शब्द का जिक्र करते हैं, मगर इस पर पूरी तरह से खामोशी है। क्लियरली अब तो जैसे कहते हैं ना, वो ढोंग भी नहीं करना है इनको कि भाई कम से कम भाजपा के किसी नेता को तो हम भेज दें। वो ढोंग भी नहीं अब कर रहे हैं लोग। देखिए, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि ये ढोंग भी नहीं कर रहे हैं, मतलब दिखावा भी नहीं कर रहे हैं कि भाई हम निर्वाचन आयोग हैं। ऐसा लगता है कि निर्वाचन आयोग भारत सरकार की एक कमेटी के रूप में कन्वर्ट हो गया है, एक ऐसी बॉडी होने के बजाय जो ऑब्जेक्टिवली इलेक्शन को कंडक्ट करता हो, कराता हो, संचालित करता हो। ये अपनी भूमिका वो खो चुका है, खो रहा है नहीं, खो चुका है। और ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति भारत के लिए ये है कि अभी हमारे देश में मीडिया भूमिका अपनी खो चुका है। मेन स्ट्रीम मीडिया के बारे में मैं कह रहा हूं। अगर टीवी पुरम के बारे में कहूं तो 100% खो चुका है। मेन स्ट्रीम मीडिया में प्रिंट को अगर मैं कहूं तो वो
70% खो चुका है। केवल अंग्रेजी के कुछ अखबार हैं जो वाकई अखबार की तरह काम कर रहे हैं। हिंदी के अखबार सारे के सारे टीवी पुरम के बिल्कुल पर्यायवाची बन गए हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर जुडिशियरी से हमारी अपेक्षा होती है, निर्वाचन आयोग से अपेक्षा होती है, निर्वाचन आयोग भी बिल्कुल सरकारी एक संस्था बदल गया है, तो ये भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत मुश्किलात है। केवल ये इलेक्शन के लिए नहीं, आगे के इलेक्शन के लिए, जनरेशंस तक के लिए। आप पूरी आप समाज की संरचना को देखिए कि आज स्थिति क्या है। लोग जो हैं ऐसा लगता है कि जो भाषा एडॉप्ट की जा रही है, जो उपयोग में लाई जा रही है इलेक्शंस में, वो गली गली में बच्चे और नौजवान लोग बोलने लगे हैं। हमारे जमाने में लोग ऐसी भाषा नहीं बोलते थे। नेताओं की भाषा ने समाज को बदला है। पहले फिल्मों की भाषा से समाज बदलता था, अब नेताओं की भाषा से। और नेताओं की जो भड़कीली भाषा है, तो अब इस तरह की जो भाषा है, मैं समझता हूं कि इस तरह की भाषा पूरे समाज में ठीक है, हिंसा को, उपद्रव को या एक तनाव को बढ़ाती है। यहाँ पर प्रज्ञा, हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री ने अभी कुछ दिनों पहले डीप फेक की बात की थी जी, और हमने देखा कि अशोक गहलोत के एक बयान को फर्जी ढंग से पेश किया गया। वो अपना भाषण दे रहे हैं और बीजेपी आईटी सेल ने उसे एडिट किया और उसके भाषण में मोदी मोदी के नारे चलवा दिए। और ये किसी और ने नहीं, ये किसी बग्गा बग्गा या किसी अमित मालवीय ने नहीं, ये हेमंत बिस्व शर्मा ने किया है जी। और और ऊपर से अगर आप किसी को राष्ट्रीय शर्म बता रहे हैं, वो भी एक भाजपा के एक मुख्यमंत्री कह रहे हैं, मगर मजाल है आपको कुछ भी सुनाई दे चुनाव आयोग की तरफ से। ये चुनाव आयोग का एक और चीज है कि जब हमने किसी से नोटिस भेजा है, हमने बोला कि आप जवाब दीजिए कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने क्यों कहा पनौती। अब देखिए, अगर राहुल गांधी या उनकी पार्टी की तरफ से जवाब जाता है कि हमने इसलिए कहा, जी ये 10 चीजें हैं जिसमें देश ठीक था और अब ठीक नहीं है, तो क्या इसका मतलब होगा कि हम मान जाएं कि पनौती नाम की कोई चीज होती है? भाई पनौती कुछ होता नहीं है, ये सुपरस्टिशन, अंधविश्वास है। यानी कि आप कह रही हैं कि अगर उन्होंने इस चीज का संज्ञान भी लिया तो वो भी अवैज्ञानिक, इरैशनल है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि कोई आदमी, कोई चीज शुभ और अशुभ होती ही नहीं है। ये सिर्फ एक चुनाव के समय में इस तरह की चर्चाएं होती हैं, वो होनी चाहिए कि नहीं, कितना जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, इसी पे हम चर्चा कर सकते हैं। बिल्कुल। उर्मिलेश जी, मेरे को तो ये लगता है कि ये रुदाली बंद करनी चाहिए भाजपा को, और आपके पास पनौती जैसे शब्द पर आउटरीच करने का अधिकार नहीं है जब आप फांसी की बात करते हैं। देखिए, दो चीजें यहां पर, या तो आपकी भाषा बिल्कुल पाक साफ होती, मगर आप तमाम लिमिट्स को क्रॉस कर रहे हैं, आप हिंसा की वकालत कर रहे हैं। और दूसरी बात, जो डिसाइडिंग अथॉरिटी है वो तो आपके पक्ष में बोल रहा है ना, तो फिर आपको ये रुदाली करने का अधिकार नहीं है, भाजपा को अधिकार बिल्कुल नहीं है। देखो अभिसार, मैं समझता हूं कि एक नागरिक के रूप में मैं स्वयं इस बात को लेकर चिंतित हूं कि भाई राजस्थान का चुनाव, खासकर मध्य प्रदेश का नहीं, उसको मैं नहीं कहूंगा, लेकिन राजस्थान का चुनाव इतना मुद्दा आधारित बनता जा रहा था हाल तक कि गहलोत सरकार की बहुत सारी पॉपुलर स्कीम्स, जिन पर वाकई 5 साल में उन्होंने काम किया और उस पर चर्चा चल रही थी प्रदेश में, जहां भी आप देखिए चर्चा ये थी कि ये वेलफेयर स्कीम्स लाया, ये उन्होंने काम किया, महिलाओं के लिए काम किया, यूथ के लिए काम किया। कुछ लोग ये भी कहते थे कि जितना करना चाहिए था उतना नहीं किया। फिर बीजेपी कहती थी कि हम आएंगे तो ये करेंगे, हम इसको और बढ़ा देंगे। तो कुल मिलाकर कोई कह सकता है कि ये रेवड़ी बांटने को लेकर ये क्यों ऐसा हो रहा है। लेकिन मैं कहता हूं कि चुनाव के दौरान अगर जनता को कुछ ज्यादा अगर आश्वासन दिया जा रहा है तो ये अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। लेकिन ऑल ऑफ सडन इशू बेस्ड जो इलेक्शन का जो माहौल था, उसको इस तरह की शब्दावली के नहीं, तो इसका मतलब पांव पे कुल्हाड़ी तो राहुल गांधी ने मारी ना, क्योंकि आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करते हैं। मैं वो कॉन्टेक्स्ट भी दर्शकों को बताना चाहता हूं। हम सब जानते हैं, राहुल गांधी एक भाषण दे रहे थे, उन्होंने वर्ल्ड कप का जिक्र किया, ऑडियंस से किसी ने पनौती चिल्लाया और उन्होंने उसे दोहराया। मगर मैं ये कहता हूं, राहुल गांधी को करने की क्या जरूरत थी? आप जानते हैं इस बात को बखूबी। आप मीडिया में कवरेज देखिए, मीडिया में कवरेज देखिए आज की तारीख में, तो मैं तो ये कहता हूं पांव पे कुल्हाड़ी मारी है कांग्रेस ने। नहीं, मैं हो सकता है कि इस पनौती शब्द के इस्तेमाल से कांग्रेस को फायदा हो भी जाए, जाए, क्योंकि कांग्रेस तो डिफेंसिव पर नहीं है, इस पे नहीं है। उसके सारे प्रवक्ता इसको डिफेंड कर रहे हैं और बचाव। लेकिन मेरा एक नागरिक के रूप में मेरा मानना है कि भारत के चुनाव में पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने भाषा का स्तर जो गिराया है, समाज में एक तनाव, उपद्रव, हिंसा की जो भाषा है,
उसमें और इजाफा जो किया है, मुझे लगता है ये काम कांग्रेस को या किसी भी विपक्षी दल को नहीं करना चाहिए। और सोच के सिहरन पैदा होती है यहां पर प्रज्ञा की, देखिए 22 जनवरी को श्री राम के मंदिर का उद्घाटन है, फिर उसके बाद हम लोकसभा चुनाव में प्रवेश करेंगे। जी। मीडिया में अपने किस्म का एक कवरेज होगा, अपने अंदाज में कवरेज होगा। आप अंदाजा लगा सकते हैं, प्रधानमंत्री मथुरा पहुंच गए थे, वहां पर भी श्री कृष्ण जन्मभूमि की तरफ उनकी राजनीतिक निगाह थी। बिल्कुल। आप कल्पना कर सकते हैं कि लोकसभा चुनाव में किस तरह का कवरेज होने वाला है, क्योंकि धर्म तो ये लोग एक ही सूरत में देखते हैं। जी, लेकिन ये हो रहा है इलेक्शन के संदर्भ में, इसलिए इसको अलग नजरिए से देखना चाहिए। देखिए, ये ट्विटर पे था ट्रेंडिंग, पनौती मैच के दौरान ही हो गया था, और जैसा आपने कहा भीड़ से आवाज आई और राहुल गांधी ने रिपीट करी। हाँ। तो भाजपा किसको रोकना चाह रही है? भाई राहुल गांधी को रोकना चाह रही है या जनता पूरे को। की पूरी जनता को रोकना नहीं चाह तो रही है? जनता के बारे में तो मूर्खों का सरदार कहा प्रधानमंत्री ने। तो अब उनकी आवाज उनको अच्छी नहीं लग रही है, तो जाहिर सी बात है। ठीक है, चलिए अब हम रुक करते हैं अपने दूसरे बड़े मुद्दे का। वर्ल्ड कप फाइनल, भारत को हार का सामना करना पड़ा। प्रधानमंत्री वहां मौजूद थे, मगर सबसे शॉकिंग बात यह रही कि जिस व्यक्ति की वजह से हमारी यात्रा शुरू हुई थी 1983 में, कपिल देव, उन्हें आमंत्रित नहीं किया। उनसे पूछा भी गया कि आप क्यों नहीं गए, तो उन्होंने कहा मैं नहीं जानता हूं क्यों। मीडिया ने भी उसे नहीं उठाया अगले दिन। क्यों? क्योंकि कपिल देव ने महिला पहलवानों के पक्ष में बयान दिया था। और ये बात यहां नहीं रुकती, प्रधानमंत्री कैमरे के साथ ड्रेसिंग रूम में घुस जाते हैं, खिलाड़ियों को पकड़ पकड़ के उनका जो सिर अपने कंधे पे रखते हैं। तो ये सब क्या हो रहा है? क्या है इस मुद्दे का पंच? शुरुआत करेंगे प्रज्ञा से। अभिसार, मैं मानती हूं कि प्रधानमंत्री जब इसरो के साइंटिस्ट ने एक अचीवमेंट करी तो वहां पहुंच गए, और अब जब मैच हारे वो वहां थे तो वो वहां पहुंच गए। अब हर चीज में, हर फ्रेम में, हर वीडियो में प्रधानमंत्री को अपने आप को डालना जरूरी नहीं है। यही एक सीधी सीधी बात है। दूसरी इससे बहुत खास जुड़ी हुई बात है कि इस वर्ल्ड कप क्रिकेट मैच में हमने देखा कि किस तरह से देश विभाजित है, टीमों को लेके, धर्म को लेके, हर चीज को लेके जो जितना विभाजन है, ये एक हेल्थी सोसाइटी का साइन नहीं है। उर्मिलेश, क्या है इस मुद्दे का पंच, बताएं। देखिए, मुझे लगता है कि क्रिकेट जो हमारे देश में बहुत सारे लोग कहते हैं कि रिलीजन की तरह है, धर्म की तरह है, लेकिन मैं हमेशा मानता रहा हूं कि क्रिकेट हमारे यहाँ बाजार का एक अविभाज्य हिस्सा रहा है, वो कॉमर्स का एक हिस्सा रहा है, और वो पॉलिटिक्स का पूरी तरह ऐसा लगता है कि एक उपकरण बन गया है। और उस आप देखिए, जितने क्रिकेट एसोसिएशंस हैं स्टेट्स के, सबके ज़्यादातर को संचालित करने वाले बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं। और आप देख रहे हैं बीसीसीआई उसके कंट्रोल में कौन लोग हैं, उसको कौन लोग कंट्रोल कर रहे हैं। तो बड़ा ही ये एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि क्रिकेट जैसे गेम को, जिसमें हमारे बच्चे से लेकर के जवान तक, बूढ़े तक सब इंटरेस्ट लेते हैं, उसको राजनीति का एक अखाड़ा बना दिया गया है। इस मुद्दे पर मेरा पंच ये है, अभी अभी उर्मिलेश जी ने कहा कि उसे राजनीति का अखाड़ा बना दिया गया है। क्रिकेट एक ऐसा खेल था जिसे देखते वक्त पूरा भारत एक होकर देखता था, भारत बटा हुआ नहीं होता था। मगर अब थैंक्स टू बीजेपी उसको लेकर भी अब लोग बटे हुए दिखाई देते हैं। आप कपिल देव को नहीं बुलाते हैं, उसको लेकर प्रतिक्रिया होती है। ट्विटर पर जैसे मैंने कहा ट्रेंड होता है पनौती। प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल नहीं होता, मगर यह बतलाता है कि क्रिकेट जैसे खेल को भी बांट दिया गया है राजनीति की वजह से। मैं चिंतित हूं यहां पर प्रज्ञा, जो सुप्रिया श्रीनेत का उन्होंने ट्वीट किया है। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि उनकी मुलाकात राजस्थान के एक बीजेपी नेता से हुई, और उस नेता ने कहा कि भाई अगर भारत ये वर्ल्ड कप जीत जाता तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीम इंडिया का टी शर्ट पहनकर उनके पोस्टर लगाए जाते, और यह भी हो सकता था कि हमारी जो टीम है उससे रोड शो करवाए जाते। अब जाहिर सी बात है, इस बात की पुष्टि की कोई नहीं है कि भाई कांग्रेस ये बात कह रही है, मुख्य विपक्षी दल ये बात कह रही है, तो उसे गंभीरता से लेने की जरूरत है। मगर यह बतलाता है कि क्रिकेट या फिल्में देखना, ये तमाम जो थे हमारे पैशंस थे, जिससे हम कभी धर्म, पॉलिटिकल पार्टी को नहीं जोड़ते थे, मगर आप जानते हैं सिनेमा में भी जहर का प्रवेश हो चुका है। अब क्रिकेट में भी आप वही कर रहे हैं।
कुछ तो ऐसे भी फिल्म स्टार हैं जो सरकार को बड़ा सपोर्ट करते हैं लेकिन उनकी फिल्में चलती नहीं। तो मतलब अब आप बताइए, आप क्रिकेट को चला रहे हैं या क्रिकेट आपको चला रहा है, ये कंफ्यूजन पैदा नहीं होना चाहिए। हालांकि हमेशा से क्रिकेट जैसा स्पोर्ट यूज किया गया है पॉलिटिक्स में, लेकिन ये कंफ्यूजन जो आ गया है ना, ये सही नहीं है। आप क्रिकेट की मदद नहीं कर रहे हैं, क्रिकेट आपकी मदद कर रहा है। उसी तरह से जैसे आप देश की कितनी मदद कर रहे हैं ये लोग सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन देश ने आपको बहुत कुछ दिया है, ये नेताओं को और जनता को भूलना नहीं चाहिए। उर्मिला जी, कितनी छोटी सोच ये बतलाती है। अब क्या ये सरकार को या भाजपा को या बीसीसीआई को नहीं पता होगा कि आप किसने हमें आदत दिलाई जीत की? कपिल देव ने ना। और हम ये ना भूलें, कपिल देव कोई सामान्य खिलाड़ी नहीं थे। कपिल देव वो व्यक्ति था जो भारत का शायद पहला वनडे खिलाड़ी था। 175 रन जिम्बाब्वे के खिलाफ उनकी जो इनिंग्स थी, वो व्यक्ति एक महान क्रिकेटर तो था ही। इसके अलावा उस व्यक्ति के नेतृत्व में हमने अपना पहला वर्ल्ड कप जीता। इनकी जिसे कहते हैं ना दबंगई देखो, इन्हें परवाह भी नहीं है कि हम नहीं बुलाएंगे, इसको लेकर आलोचना होगी। खुला खेल फर्रुखाबादी। देखिए, असल में हमारे जो मौजूदा शासक हैं, ये इनके अंदर इतनी इंटॉलरेंस है कि जो काम पूरी दुनिया में, चाहे वो सिनेमाकार हों, चाहे वो कलाकार हों, चाहे वो खिलाड़ी हों, सब करते हैं। स्टार जो बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन हैं दुनिया के स्टार, आई मीन मैराडोना से लेकर, अब तो नहीं है, दिवंगत हो गए, लेकिन अनेक दुनिया के खिलाड़ियों का मैं नाम ले सकता हूं जो अपने मुल्क में और पूरी दुनिया में जो घट रही घटनाएं होती हैं उन पर कमेंट करते हैं, अपना स्टैंड देते हैं और आमतौर पे वो ह्यूमैनिटेरियन पक्ष के साथ खड़े होते हैं। अपने केवल देश और एक पार्टी के साथ नहीं, वो ह्यूमनिज्म के साथ खड़े होते हैं। खेल क्या है? खेल एक मानवीय गतिविधि है, एक महान मानवीय एक्सरसाइज है। उसके पक्ष में किसी खिलाड़ी का खड़ा होना बहुत बड़ी बात है। तो अगर कपिल देव ने महिला पहलवानों का पक्ष लिया तो वो मानवता का पक्ष था, न्याय का पक्ष था। इस पर तो उनका स्वागत और अभिनंदन पूरे समाज को करना चाहिए। लेकिन सरकार है कि अगर आप तनिक भी उसके स्टैंड को से डिफर करते हैं तो आपको टॉलरेट नहीं करती। मैं समझता हूं कि ये पूरी दुनिया की जो बेहतरीन सरकारें, डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट्स हैं, उनसे इंडिया के लोगों को सबक लेना चाहिए। सरकार सबक ले या ना ले, लेकिन हम अपने खिलाड़ियों को जो इस तरह, जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं, किसान आंदोलन पर लिखने वाले पत्रकारों से पूछा गया कि आप क्यों लिखते थे, लेकिन आपको मैं बताऊं, किसान आंदोलन के पक्ष में कई खिलाड़ियों ने बयान दिए, लेकिन उनको भी घेरा गया, उनको भी परेशान किया जा रहा है। एक तरफ उन्हें परेशान किया जा रहा है, मेरे ख्याल से दूसरी तरफ, जैसे मैंने कहा ना, क्रिकेट को भी बांट दिया इन्होंने जी। अब सचिन तेंदुलकर, हमारे नेशनल आइकन, आज जब मैं उन्हें देखता हूं तो कितना अफसोस होता है। वो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के प्रोपेगेंडा का हिस्सा हो गया है। यानी कि अगर रिहाना किसानों के समर्थन में कुछ कहे तो आप तुरंत सामने आते हैं, मगर दूसरी तरफ महिला पहलवानों के बारे में कुछ नहीं कहते। कपिल देव जो कहते हैं उन्हें कीमत उन्हें चुकानी पड़ती है। और सचिन तेंदुलकर को क्या बना दिया इस राजनीति ने? बिल्कुल, छोटी छोटी घटनाओं पे भी वो अब कमेंट करने लगे हैं, जो कि मतलब जो नेशनल स्टेज पे नहीं कमेंट करने लगे हैं, मगर वो भाजपा के पक्ष में बिल्कुल प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाते हैं। और भारत रत्न है वो। हाँ। खेल में भारत रत्न नहीं दिया जाता था, उनके लिए क्रिएट किया गया, और वो कांग्रेस रिजीम में राज्यसभा में आए थे, और आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आप लोग कह रहे हैं। जी जी जी। तो मतलब नेताओं को यही याद रखना चाहिए कि खेल जो है वो शायद उनका प्लेग्राउंड नहीं है, ये जनता के लिए एक चीज है, एंटरटेनमेंट के लिए है और एंजॉयमेंट के लिए है। लेकिन ये कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट दो पार्टीज के कंपटीशन का स्पोर्ट नहीं है, दो टीमों के कंपटीशन का स्पोर्ट है। तो इसमें हम कपिल देव के साथ हैं कि सचिन तेंदुलकर के साथ हैं कि टीम इंडिया, फिर उसके साथ कौन है? बिल्कुल। और मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, क्योंकि देखिए ये जो पनौती शब्द जो है वो कहीं ना कहीं वर्ल्ड कप से जुड़ा हुआ था। सबसे बड़ी बात, जो लोग पनौती शब्द का इस्तेमाल प्रधानमंत्री के लिए करते हैं, मैं उन्हें याद दिलाना चाहूंगा कि भारत ने ओलंपिक्स में भी शानदार प्रदर्शन किया है, तो उनका जो लॉजिक है वो यहां अप्लाई नहीं करें, सीधी सी बात है। तो इस तरह की शब्दावली की कोई जगह सभ्य समाज में नहीं है, खेल में नहीं है, और राजनीति की तो जगह बिल्कुल भी खेल में नहीं है। अब हम तीसरे मुद्दे का रुख करते हैं। राम रहीम, बलात्कारी राम रहीम, हत्यारा राम रहीम, आप जो भी कह सकते हैं, क्योंकि ये तमाम गुनाह जो हैं वो साबित हो चुके हैं। राम रहीम को एक बार फिर पैरोल दे दिया है भाजपा सरकार ने। राम रहीम के लिंक्स राजस्थान के गंगानगर से हैं। आप सोच देखिए भाजपा की, जिससे पता चलता है कि महिला सम्मान वाला मुद्दा
कितना बड़ा ढकोसला है। क्या इस मुद्दे का पंच, बताएं उर्मिलेश जी। देखिए, अपने देश में अनेक ऐसे छात्र हैं, युवा हैं, महिलाएं हैं, एडवोकेट्स हैं, बड़े इंटेलेक्चुअल्स हैं, एकेडमिशियंस हैं, जो जेलों में बंद किए गए हैं सिर्फ मौजूदा सत्ता से असहमत होने के कारण। उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, कोई गतिविधि उनकी ऐसी नहीं है जो जिसको कहा जा सके हिंसा, उग्रवाद या कुछ भी, सिर्फ असहमत होने के कारण जेलों में है। और वो 30 महीने 31 महीने से जेल में है, उनको नहीं कोई राहत मिली, कभी कोई उनको राहत नहीं मिली। बाद में कुछ लोगों को जमानत जरूर मिली है और वो भी कोर्ट से मिली है, लेकिन इस आदमी को, जो बलात्कारी है, जो एक पत्रकार का हत्यारा है, और इस आदमी को 8 बार फरलो या परोल दिया गया, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि शासन क्या राजनीति कर रहा है इस आदमी को छोड़कर। प्रज्ञा, क्या है इस मुद्दे का पंच? मेरे हिसाब से तो राम रहीम को जितनी ज्यादा फरलो मिल रही है, उतना ज्यादा ऐसा दिखता है कि सिर्फ इलेक्शन पे ही देश चल रहा है। क्या इलेक्शन के अलावा भी कुछ जरूरी है जो इस देश में देश के नेता, इसके ब्यूरोक्रेट, इसके जेलर जिसके बारे में सोच रहे हो? इस मुद्दे पर मेरा पंच यह है कि महिला सम्मान जैसा शब्द जो है वो कायदे से भाजपा की डिक्शनरी में नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं राम रहीम को तो पैरोल मिलता ही है। संसद के अंदर जब भी किसी मुद्दे पर चर्चा होती है तो इनका पहला स्पीकर कौन होता है? निशिकांत दुबे, जिसने एक सांसद और एक विधायक के बारे में नगर वधु शब्द का इस्तेमाल किया था। कुलदीप सिंह सेंगर एक अरसे तक भाजपा से नहीं निकाला गया। और यह ना भूले, बृजभूषण शरण सिंह, अब तक उसका बाल नहीं बांका हुआ है। इससे पता चलता है कि महिला सम्मान जैसा शब्द जो है वो भाजपा के लिए मजाक है। मगर मजाक तो है ही उर्मिलेश जी, मगर महिला सम्मान के नाम पर सबसे ज्यादा राजनीति अगर किसी ने किया है तो वो भाजपा ने किया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मतलब इस देश की विडंबना यह है कि जो महिलाओं के मर्यादा, महिलाओं के सम्मान से कोसों दूर है, जिसका कोई रिश्ता नहीं है, बल्कि महिला उत्पीड़न के एक तरह से उसके नेता ध्वजवाहक हैं। ध्वजवाहक मैं कह रहा हूं, महिला उत्पीड़न के। और उनको न केवल सरकार उनका बचाव करती है, सरकार के टॉप लोग उनका बचाव करते हैं। आपने बृजभूषण का नाम लिया। बृजभूषण महाराज हो सकता है कि 2024 के चुनाव में एक नहीं दो निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़े। ये भी चर्चा उत्तर प्रदेश में है कि वो अयोध्या से भी लड़ना चाहते हैं और अपने दूसरे एक चुनाव क्षेत्र से लड़ना चाहते हैं। मुझे नहीं मालूम क्या होगा। तो अनेक ऐसे उदाहरण मैं दे सकता हूं अभिसार। और आश्चर्यजनक है कि लोग इसको कहते हैं कि हिंदू धर्म की पार्टी है, हिंदुत्व की पार्टी है। अरे भाई, क्या हिंदुत्व ऐसा होता है? क्या हिंदू धर्म ऐसा ही है? तो आप इस धर्म का भी इसका मतलब आप उसका दर्जा नीचे कर रहे हैं, उसकी छवि का मर्दन कर रहे हैं, उसकी छवि गिरा रहे हैं। तो धर्म की छवि ना सिर्फ नीचे जा रही है प्रज्ञा, बल्कि आप देखिए, हमने कम से कम महिला मर्यादा, महिला सम्मान, महिला सुरक्षा एक ऐसा मुद्दा था जहां पर तमाम राजनीतिक दल सोच समझकर दखल देते थे जी। हम कई ऐसे बयान नहीं दिया करते थे, मगर यहां देखिए, हमने कठुआ वाला मामला देखा। एक 8 साल की मासूम का मंदिर के अंदर पहले दुष्कर्म और हत्या कर दी जाती है, और उसके बलात्कारियों के पक्ष में भाजपा के 2 नेता होते हैं, 2 मंत्री होते हैं, रैली यहां पर है। नहीं। और हमने वो भी देखा कि भाई हाथरस में रातों रात गुड़िया का शव जला दिया जाता है, और पूरा जो प्रशासन है, पूरी जो सरकार है, उस लड़की के चरित्र हनन की कोशिश करता है। अब राम रहीम अपने वीडियो लॉन्च कर रहे हैं। मैंने जाके उनके चैनल को देखा, लाखों व्यूज मिल रहे हैं। वही नहीं, 1 महीने पहले, 15 दिन पहले, 2 दिन पहले, मतलब उनके वीडियो वो लगातार निकाले जा रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं, और इसकी उनको परमिशन है। उन्होंने कहा है कि भाई देखिए, ऐसा है कि जहां मैं हूं वहां आइएगा नहीं, वीडियो से ही देखिएगा, हमारा सेलिब्रेशन आएगा महीने भर का। तो नहीं, एक भाजपा के नेता आएंगे ना, कोई और आए ना आए, माथा टेकने भाजपा के नेता आएंगे वहां पर, जो हर बार आते हैं। जी, देखिए, ऐसा है कि महिलाओं के खिलाफ जो भी क्राइम है उसका रेट तो बढ़ता ही जा रहा है। इसके बारे में कौन बात करेगा? आप मतलब राम रहीम बोलते हैं आप भगवान के पास कैसे पहुंचे, इसका वो प्रवचन दे रहे हैं। तो भैया, कानून के पास रेपिस्ट कैसे जाएगा? वो तो छूट रहे हैं। ये तो बिल्कुल मतलब एक्सेप्टेबल नहीं है। इनकी जो महिला सुरक्षा की जो बातें हैं, उनमें अब फ्रैंकली स्पीकिंग कोई तुक रहा ही नहीं है। बिल्कुल, कल्पना से भी विचित्र ऐसी चीज जिसकी आप और हम कल्पना नहीं कर सकते, मगर वो भाजपा के शासन में हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया उर्मिलेश जी और प्रज्ञा आपका। तो इंडिया की बात में बस इतना ही। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत।
नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।